मैं अविनाश शर्मा आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल दी फोटान क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक सीरीज चालू किया हुआ था मैथमेटिक्स का, आपका ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर प्रश्नावली 8.1 है। आज हम उसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का एक वीडियो पढ़ चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से वो वीडियो को वहाँ पे ब्रेक करना पड़ गया था। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देते हुए आज के सेशन का स्टार्टिंग करते हैं और रिकॉल करते हैं जो उस पुराने वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो चूँकि ये त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, उसको शुरू करने से पहले हमने बेसिक बातें कुछ की हुई थी, उसको हम आप डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम एक विशेष प्रकार का जो ट्रायंगल होता है त्रिभुज, उस पर आधारित 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उस फार्मूले को समझेंगे और उस पर जो है हम लोग सवाल भी लगाएंगे। तो वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हैं? वो हैं, पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है कॉसेक थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, और छठवां होता है कॉट थीटा। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। समकोण त्रिभुज, ये जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC लिया गया है। और जो समकोण त्रिभुज होता है, इसकी जो खास प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, वो क्या होता है कि एक एंगल फिक्स कर दिया जाता है। एक एंगल को क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। तो एक एंगल फिक्स हो जाता है जिसमें बी कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें बी कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का। तो एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है, बाकी 2 बचे कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। यानी आपका ए वाला एंगल और सी वाला एंगल आपका क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है। तो अब जो ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें जो 3 भुजाएं होती हैं, इन 3 भुजाओं के स्पेसिफिक जो है नाम होते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है, भुजा होती है, उसको कर्ण बोला जाता है। सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी है? AC, इसको क्या बोला जाएगा? कर्ण। और यहाँ पे जो C कोण है, अगर इसको आप थीटा एंगल दे दीजिए तो आपका जो BC भुजा है वो आपका आधार हो जाएगा, इसको बेस बोलते हैं। और ये जो आपका वर्टिकल लाइन दिख रहा है AB, इसको जो है क्या बोलते हैं? आपका लंब बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर। तो कर्ण, लंब और आधार, इन्हीं 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात लेकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया गया है, जिसमें पहला जो फार्मूला होता है साइन थीटा। अब जो साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों, वो साइन थीटा आपका लंब और बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो आपका लंब वाली भुजा और कर्ण वाली भुजा का अनुपात होता है। और दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार और बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है? टेन थीटा। अभी आपने देखा कि लंब बटे कर्ण था, आधार बटे कर्ण था। अब टेन थीटा का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। यानी ऊपर लंब है, इसमें आधार, आप इनका अनुपात बना दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। आप यकीन मानिए, अगर आपको इधर के 3 फार्मूले साइन, कॉस, टेन अगर आपको याद हो गया है तो जस्ट इसके सामने जो फार्मूले लिखे हैं इन्हीं की सहायता से हम लोग निकालते हैं। तो क्या होता है, अगर आपको साइन थीटा का फार्मूला पता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला हम साइन थीटा की सहायता से निकालने वाले हैं। क्योंकि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/साइन थीटा। ये साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। अगर साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब चूंकि दूसरा फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा किससे निकलेगा? कॉस थीटा की सहायता से निकलेगा। तो सेक थीटा जो होता है फार्मूला वो होता है 1/कॉस थीटा होता है। और चूंकि आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा? कर्ण बटा आधार आ जाएगा।
तो कर्ण बटा आधार आ जाएगा, ये इसका फार्मूला। और उसके बाद तीसरा जो फार्मूला होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसकी सहायता से निकालेंगे प्यारे बच्चों? टेन थीटा की सहायता से निकालेंगे, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा होता है। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, क्या होती है? लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधार ऊपर चला जाएगा, लंब कहाँ जाएगा? नीचे। तो इसका जो फार्मूला निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आधार बटा लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे और उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या था? फार्मूला था। तो चलिए एक प्रश्न की सहायता से हम लोग इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कर्ण वाली जो भुजा है उसको मैं यहाँ पे मान लूँ ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और जो समकोण त्रिभुज का जो आधार है उसको मैं मान लूँ 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर मान लूँ, और जो AB यानी जो लंब है उसको मैं 4 सेंटीमीटर मान लूँ, 4 सेंटीमीटर मान लूँ। तो कैसे इन तीनों भुजाओं की सहायता से हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब वाली भुजा का मान कितना है? 4, और कर्ण वाली भुजा का मान कितना है? 5। तो अगर आपसे साइन थीटा पूछा जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5, क्योंकि लंब की वैल्यू कितनी है? 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। तो इस तरीके से साइन थीटा का मान आ जाएगा। और दूसरा पूछा जा रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक। और उसके बाद टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी दी गई है? 4, और आधार की वैल्यू कितनी दी गई है? 3। तो ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। और जैसा कि आपको मैं बताया था, अगर आपको साइन, कॉस और टेन की वैल्यू पता हो जाए तो आप कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/sin थीटा। तो ये कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण की वैल्यू अगर साइन थीटा 4/5 है तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 5/4 आ जाएगा। तो 5/4 किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है तो आपका सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है। तो कितना आ जाएगा? 5/3 हो जाएगी। और अगर कॉट थीटा आधार बटा कर्ण है और टेन का मान आपको पता है 4/3, तो कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है टेन का। तो अगर टेन 4/3 है तो कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको समकोण त्रिभुज दिया गया हो और उन समकोण त्रिभुज में तीनों साइड का मान आपको पता हो, तो आपसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए तो आप इस फार्मूले की सहायता से इम्प्लीमेंट करना सीख गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चलिए, अब ये तो बेसिक था फार्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन अब हम जो आपका प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री का जो 8.1 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। उस क्वेश्चन को लगाने से पहले थोड़ा सा कुछ स्पेशल रूल है उसको भी समझ लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। अब जैसे आप समझिए इस चीज़ को, अगर आपका ट्रायंगल ये जो दिया गया है, यहाँ पे दो चीज़ों को हमको समझना है। अगर मान के चलिए ये एक ट्रायंगल दिया हो, ये एक ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, और ये इसके ए बी सी इसके कोण के नाम हो गए। ठीक, अगर आप इसको लेते हो, इस वाले भुजा को आप आधार, इस वाले कोण को आप आधार मानते हो, तो इसके वजह से ये साइड जो हो जाएगी ये आधार कहलाएगी, और इसके सामने ये लंब होगा, और ये लंबी वाली जो सबसे भुजा होती है वो कर्ण होती है। लेकिन अगर आप जो है एक दूसरा ट्रायंगल लीजिए इस तरीके से, और ये आपका 90 डिग्री फिक्स कोण हो, और एक कोण ये है, एक कोण ये है, अभी भी इसका नाम ए है और बी है और सी है। अगर आप इस वाले कोण को बेस मान के चलते हैं, इस वाले एंगल को बेस मान के चलते हैं, तो आपका आधार और लंब जो साइड होती हैं, जो भुजा होती है, वो इंटरचेंज कर जाएगी। इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ
कि अभी आपने देखा इस वाले एंगल में अगर आप सी को वरीयता देते हैं तो आपका आधार ये वाला जिस पे एंगल टिका हुआ है इसको हम आधार मानते हैं, और ये कर्ण तो हमारा फिक्स होता है और इसके सामने वाली लंब होती है। लेकिन अगर आप एंगल ए को वरीयता देते हैं तो आप इस ए के वजह से ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, जो पहले आधार था वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण तो आपका फिक्स है, तो ये आपका साइड कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, इस सी एंगल को मानते हुए, बेस मानते हुए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा सकता है आपसे। साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी पूछा जा सकता है। और इस वाले एंगल को बेस मानते हुए आपसे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए पूछा जा सकता है। तो बस केवल आपको इतना सा ध्यान देना है कि जिस एंगल को आप बेस मानते हैं आप उसके अनुसार आधार और लंब भी इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखे आगे सवाल लगाएंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के सेशन की जो है प्रश्नावली 8.1 से शुरुआत करते हैं, जो कि आपका प्रश्न रेडी है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए ये है 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी। उसमें दिया गया है प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, और उस ABC में जिसमें बी कोण को फिक्स कर दिया गया है, समकोण है, तो आप और उसमें AB भुजा की लंबाई कितनी दे दी गई 24 सेंटीमीटर और BC भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो निम्नलिखित की मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आप देखिए एक बार A वाले को बेस मान करके साइन A पूछा गया है और कॉस A पूछा गया है, और एक बार एंगल C को बेस मानते हुए साइन C पूछा गया है और कॉस C पूछा गया है। तो देख रहे हैं जो अभी हमने जस्ट इसके पहले बात किया हुआ था उसी पे आधारित है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में बोला है बी कोण कैसा है, समकोण। इसका मतलब हो गया कि आपका जो बी कोण है वो कैसा हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ये फिक्स कर दिया गया है। और आपसे पूछा गया है ए वाले कोण को आधार मानते हुए, और जो है पूछा गया है सी वाले कोण को आधार मानते हुए पूछा गया है। आप एक चीज़ समझिए, अगर मैं सी कोण को आधार मानूं तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर एक दूसरा मैं ट्रायंगल लूँ, यहाँ पे एक मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, एक दूसरा ट्रायंगल लूँ, एक दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ और नाम इसका क्या है, वही जस्ट अगर मैं इसको ए बना दूँ, ये ए है और बी कोण फिक्स है और ये आपका सी है, और इस बार मैं एंगल क्या ले लिया हूँ, ए को। तो आप जानते हैं इस ए के वजह से जो पहले इसमें लंब था ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार, और ये वाला क्योंकि बेस इसको माना गया, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये 90 डिग्री फिक्स है, इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो इस तरीके से ये जो है मान इसके जो है वेरी करने वाले हैं। अब देखिए इसमें कुछ फिक्स मान दिया गया है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो AB आपका क्या है, AB ये कितना लेंथ दिया गया है इसका, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसके बाद BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये BC इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपसे पूछा गया है जो है, देखिए एक साइड का वैल्यू आपसे यहाँ पे नहीं दिया गया है, उस भुजा का नाम है AC, जिसको बोलते हैं कर्ण। अब आप इस बात को समझिए कि साइन के फार्मूले में भी कर्ण आता है और आपके कॉस के फार्मूले में भी आता है, तो कहने का मतलब कर्ण आपका नहीं दिया गया है। तो ऐसे केस में जब आपको एक भुजा का मान ना पता हो, दो भुजा का मान पता हो, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय तब लगेगा जब आपका दो भुजा का मान पता हो, एक तीसरी भुजा का मान ना पता हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होता है उस पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जो आपका प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगाएंगे, ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है जो लंबी वाली भुजा होती है कर्ण,
उसका क्या कर देंगे, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर दो बाकी जो भुजाएं होती हैं, कौन कौन सा, एक आधार, उस आधार वाली भुजा का भी वर्ग कर दीजिए, और जो एक भुजा और बचती है लंब, उस लंब वाली भुजा का भी क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो आप देखेंगे दो भुजाओं का मान दिया गया कौन कौन सा, एक आप देखिए आधार का मान कितना दिया गया 7, तो यहाँ पे 7 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लंब, लंब की वैल्यू कितनी दी गई है AB, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया गया, 24 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। और आपसे कर्ण पूछा गया, और कर्ण वाली भुजा क्या कौन सी है, AC, तो AC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप अब जब इसको सॉल्व करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यानी 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और 24 का जब स्क्वायर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 576 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 576। जब इसको आप बच्चों ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 9 6 15 और 7 4 11, 11 1 12 और 5 में एक कैरी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 625। ये जो 625 की जो वैल्यू आई है वो AC स्क्वायर की वैल्यू है। जब आप AC का वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट बना देगा, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 625। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जब आप 625 का वर्गमूल निकालते हैं, अंडर रूट निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये 4 टाइम्स आएगा, कितना बार आएगा 4 टाइम्स आएगा। जब इसका आभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे तो 4 टाइम्स आएगा। इसमें से 5 5 का पेयर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें 5 5 का पेयर निकालेंगे तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से 5 आ गया और इस वाले पेयर में से भी 5 आ गया, तो यानी 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। तो आपका जो AC साइड की जो वैल्यू दी नहीं गई थी वो आप निकाल चुके हैं, कितना आ गया AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आपसे कुछ भी पूछना चाहे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता हो चुकी है। तो AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए जो 25 सेंटीमीटर आया, अब इसकी अगर आप इसको बेस मान रहे हैं, इस C को बेस मान रहे हैं, तो C के अनुसार आप इन जो है C वाले जितने फार्मूले हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो चलिए मैं पहले साइन C का लगाता हूँ यहाँ पे। तो साइन का फार्मूला आपको पता है, साइन का फार्मूला आपका होता है लंब बटे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, छोटा अगर आपको दिख रहा हो या नहीं तो सही है, चलिए लगाते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है आपका वही लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब चूंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए C को एंगल बेस माना गया, अगर ये C एंगल बेस है तो आपका लंब कौन सी साइड हो जाएगी, ये AB, यानी कितना दिया गया 24, और कर्ण वाला अभी आपने निकाला हुआ है कितना आया था 25 सेंटीमीटर। तो आपका जो यहाँ पे साइन C की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आ जाएगा, लंब का मान हो जाएगा 24 और आपका जो कर्ण का वैल्यू अभी आप निकालें AC कितना आ गया 25, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 24/25 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से cos C की वैल्यू निकालना है आपको, cos C का मान निकाल लेते हैं। तो cos का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, थोड़ा जगह कम है। तो cos का जब मान निकालेंगे, यानी cos C का मान निकालेंगे, तो cos का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो आपका वही सेम होता है, आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन आपको C को बेस मानना है। तो C एंगल अगर ये है तो कर्ण आधार बटा कर्ण है, तो आधार की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण अभी आप जस्ट निकालें कितना 25 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/25। ये देखिए आपका cos C की वैल्यू निकल चुकी है। तो ये C को बेस मानकर हम लोग लगाए हुए थे। अब आपसे पूछा गया साइन A, तो साइन A जब निकाला जाएगा तो A को बेस माना जाएगा। जब A को बेस मानेंगे तो आपका ये आधार हो जाएगा, और आधार वाली इस वाली लंबाई कितना था 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर ही रहेगा। और ये जो BC है अभी देखिए यहाँ पे कितना था 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। और ये कितना था आपका जो अभी निकाले थे 25 सेंटीमीटर, ये आपका 25 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। बस आपको केवल इतना है कि इसमें भुजाओं का नाम जो हो इंटरचेंज हो जाएगा। आप जब लगाएंगे साइन है, साइन का फार्मूला तो वही है, क्या होता है लंब बटा कर्ण ही होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है, A को बेस मानना है। अगर A को बेस मानते हैं तो इस A के अनुसार लंब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो आने वाला है वो 7/25 आ जाएगा। इसी प्रकार से cos A की वैल्यू पूछा जा रहा है। जब cos A का वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप देखिए जो cos A बराबर होता है वो क्या होता है, फार्मूला तो आपका कभी नहीं चेंज होगा, आपका आधार बटे क्या होता है कर्ण ही होता है।
अब अगर आधार बटे कड़ है, ए को बेस मानना है, तो इसके अनुसार आधार वाली लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर और कड़ वाली भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 24/25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कॉस ए की वैल्यू निकल चुकी है और साइन सी का भी मान निकल चुका है, कॉस सी का मान निकल चुका है, साइन ए का मान निकल चुका है। तो इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आकृति दी गई है, पहले से ही क्वेश्चन में आकृति दिया गया है 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल दिया गया है, समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें Q कोण को फिक्स कर दिया गया है, कितना कह दिया गया है 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं बाकी जो दो बचे कोण हैं ये न्यून कोण होंगे। और जैसा भी इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया, अब r के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, कोण r को बेस मान करके पूछा जाएगा तो आपका आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कड़ तो फिक्स है। और जब आपको p को आधार मान के पूछा जाएगा तो ये जो आपको लंब दिख रहा है ये आधार बन जाएगा और इसके सामने वाला ये लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कड़ बन जाएगा। इस पे हमको सवाल लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया tan और यहाँ पूछा गया कॉट। tan और कॉट के फार्मूले में आपका जो फार्मूला बनता है वो क्या आता है, लंब बटे आधार आता है। और आप देखिए इस फिगर में आधार मिस कर रहा है कि नहीं, यानी आधार वाले भुजा की वैल्यू नहीं दी गई है। इस वजह से आपको क्या करना है, आधार वाले को निकालना पड़ेगा। हाँ, कड़ आपका फिक्स है, वो जो है चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो है सबसे बड़ी वाली भुजा कौन होगी, कड़। और आप जानते हैं जो कड़ वाली भुजा है वो क्या है, सबसे बड़ी होती है। अगर आप किसी और को कड़ गलती से मान लेते तो आपकी भुजा छोटी हो जाएगी, समझ गए ना। हाँ, और कोई डाउट किसी को नहीं होगी ना। चलें आगे चालू करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये, अब आप जानते हैं कड़ तो फिक्स है। अब आपको बताया गया था जब दो भुजाओं का मान पता हो, तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगाओगे प्यारे बच्चों, PQR, जो कि समकोण त्रिभुज दिया गया है। सबसे पहले अपनी जो प्रीफरेंस प्राथमिकता बनती है, पहले आप QR साइड की मान निकालने का प्रयास करिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आप समझिए। जब दो भुजाओं का मान पता हो, एक तीसरी भुजा का मान निकालना तो लगाते हैं। अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था, वो कौन सा था, कड़ का स्क्वायर। कड़ वाला कौन सा भुजा है, PR। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, PR का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आधार अगर आप R को मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, QR। तो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, ये आपका PQ साइड, तो PQ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें PR की वैल्यू दी गई है। PR की वैल्यू कितनी दी गई फिगर में, आपका 13 सेंटीमीटर दिया गया। तो आप इसको कर लीजिए 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR तो आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करना है। तो आपको QR का आपको ऐसे ही लिख देना है और प्लस PQ की वैल्यू आपकी दी गई है, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब चूंकि स्क्वायर है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का 2 टाइम्स 30 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 169 आ जाएगा 169। और QR की वैल्यू आपको निकालनी है, तो QR स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो 12 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 144 आ जाएगा, यानी 144 आ जाएगा। अब आप सोचिए आपको QR की वैल्यू निकालनी है, तो आप करिए इस 144 को इधर लेके आइए। जब आप इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 144 क्या हो जाएगा, माइनस का 144। हाँ, वेरी गुड। तो QR की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 5 आएगी। तो ये कैसे आएगा देख लेते हैं जल्दी से। 169 इधर आएगा तो 144 हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा QR का स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे 169 में से 44, तो आपका ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा आपका QR का स्क्वायर। क्योंकि इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर एक अंडर रूट आ जाएगा। और आप जानते हैं 25 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे 5 इंटू 5, यहाँ पे पेयर बन जाता है। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई, QR की वैल्यू 5 आ जाएगी, एग्जैक्टली जैसा आपने बोला था।
तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो देखिए हम लोगों ने क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए अगर आपको तीनों साइड पता हो जाए तो आपसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है आपसे पूछा जाए तो बता नहीं सकते? जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं ना, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, अब चलिए लगाते हैं क्या पूछा गया, लेकिन स्पेसिफिक हमको tan p का मान पूछा गया और cot r का मान पूछा गया है। तो एक बार p को बेस माना है, एक बार r को बेस माना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, tan p के लिए आपका जो pq है ये आधार हो जाएगा, वेरी गुड। और अगर आप r को बेस मानते हैं तो ये qr आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया tan p, तो tan p की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। tan का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है, tan का फार्मूला होता है आपका लंब बटे आधार होता है। तो अब p के अनुसार लंब क्या होगा, ये वाला लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हाँ, तो ये आ जाएगा 5/12, एग्जैक्टली 5/12 आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया cot r की वैल्यू पूछा गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, cot का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है, tan का जस्ट उल्टा। हाँ, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। अब देखिए r के अनुसार आपका आधार ये हो जाएगा, और आपका जो है लंब क्या हो जाएगा ये, तो ये 5 क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/12, क्या आ जाएगा 5/12। अब आपसे पूछा गया tan p माइनस cot r की वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप tan p और माइनस cot r। तो यहाँ tan p की वैल्यू कितनी आई है 5/12, माइनस cot r की वैल्यू कितनी आई 5/12। और आप जानते हैं 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो आ जाने वाली है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग जो समय को ज़ाया ना करते हुए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप में उस दौरान क्या दिया गया था, फिगर दिया गया था, और फिगर की सहायता से हम पाइथागोरस लगाते थे और तीसरी भुजा जो अज्ञात होती थी उसको निकालते थे, और जो कुछ भी स्पेसिफिक वैल्यू पूछता था वहाँ हम निकालते थे। लेकिन अब की बार दे दिया गया sin a इक्वल टू 3/4। अब देखिए sin a की वैल्यू दे करके cos और tan का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए जो sin a होता है, sin a आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, sin a का फार्मूला जो होता है आपका लंब बटे कड़ होता है। तो आप सोचिए लंब बटे कड़ होता है, और sin की वैल्यू कितना दिया गया है 3/4 दिया गया है। तो इसका मतलब लंब के सामने 3 लिखा है और कड़ के सामने कितना लिखा है, 4 लिखा है। तो अगर लिखा है तो इसी की सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। जब आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये ABC करके यहाँ पे आप कर लीजिए A, क्योंकि A को बेस मानना है। तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा A, ये आ गया A, और ये हो गया B, और ये हो गया C हो गया। अब आपका B कोण 90 डिग्री है, फिक्स है, बाकी ये A और C न्यून कोण हो जाएंगे। और इसमें बोला गया sin A बराबर दिया गया 3/4, और लंब की वैल्यू कितनी दी गई, A के अनुसार लंब ये हो जाएगा, और A के अनुसार आधार ये हो जाएगा, और A के अनुसार ये कड़ हो जाएगा। तो देखिए लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, लंब की वैल्यू 3 दी गई है, और कड़ की वैल्यू कितनी दी गई है 4। एक मिनट, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, देखते हैं कि क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन सही है क्या। हाँ सही है, क्वेश्चन सही है। तो कड़ की वैल्यू 4 दी गई। आप देखिए आधार वाला क्या है, मिस कर रहा है, साइड नहीं पता है, और आप यकीन मानिए जो पूछा गया होगा उसमें आधार आता होगा फार्मूले में, और वही आपसे पूछा गया। जब तक आप आधार नहीं निकालेंगे तब तक आप cos और tan नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि cos का फार्मूला ही होता है आधार बटा कड़, और tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। दोनों में आधार आ रहा है, इसका मतलब आधार आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आधार को फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस अंकल जी के पास चलना पड़ेगा भाई। तो पाइथागोरस अंकल जी क्या बोलते हैं, तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं सबसे बड़ी वाली भुजा कौन है, कड़ कौन, क्या, हाँ रूट 7 ही आने वाला है, रूट 7। तो अगर आप कहिए सॉल्व करें या नहीं तो जो है मतलब आगे बढ़ जाते हैं। तो जो इस कड़ की जो आधार की जो वैल्यू आने वाली है रूट 7 आएगी। कैसे रूट 7 आएगी, क्योंकि कड़ का जब आप जल्दी से मैं कर दे रहा हूँ स्क्वायर करोगे और बराबर यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और आपको कौन सी भुजा फाइंड आउट करनी, AB। तो AB का स्क्वायर हो जाएगा
अब आप जानिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको जस्ट इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और इधर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब आप ए बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। जैसा आपने बताया था कि ए बी का वैल्यू कितना आने वाला है, ए बी की वैल्यू आने वाली है √7। तो देखिए आपका √7 यहाँ पे निकल चुका है। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया cos A और tan A का मान पूछा गया। तो देखिए जो cos A का फार्मूला होता है वो क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार और यहाँ पे हो जाएगा कर्ण। तो आधार की वैल्यू A के अनुसार आधार तो √7 है, तो यहाँ पे √7 आ जाएगा। और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू आपकी दी गई थी 4, तो यहाँ पे √7/4 आ जाएगा। तो दूसरा मान क्या पूछा गया, tan A का मान पूछा गया है। तो tan A इक्वल टू फार्मूला होता है आपका लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पे देखिए इस A के अनुसार लंब क्या हो जाएगा 3, और आधार का मान कितना है √7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/√7। तो इस तरीके से आपका cos A और tan A का मान आ जाता है। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। और हम लोग जो है ये कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। हम लोग जो है चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आज का चौथा क्वेश्चन है जस्ट इसी के जैसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। उस क्वेश्चन को हम इसके जस्ट 3 जैसे नंबर वाले क्वेश्चन के जैसा कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने उसको सॉल्व करना सीखा ही है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो लिखा है 15 cot A = 8, तो आप पहले इसके दो साइड का क्या बना लीजिए, रेशियो बना लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा cot, और चूंकि cot की वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी cot A, तो यहाँ पे मिस कर रहा है तो cot A रहेगा। तो cot A = हो जाएगा, आप जानते हैं cot में 15 का मल्टीप्लाई है, जस्ट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप देखिए cot, अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों को sin A की वैल्यू दो साइड का अनुपात दिया गया था, हमने इसका अनुपात बना लिया cot A का 8 और 15। तो ये cot के माध्यम से हम दो भुजाओं का मान हमको फाइंड आउट हो रहा है, पता चल रहा है, और दो भुजाओं से हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे cot, क्योंकि cot का फार्मूला जो होता है, cot का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जस्ट tan का उल्टा। अगर tan आपका लंब बटे आधार है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल जो है यहाँ पे बनाएंगे। वो ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज हो गया, और इस समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, क्योंकि cot A पूछा गया तो आप स्पेसिफिक A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए और इसको C कर दीजिए, तो ABC हो जाएगा। अब देखिए आधार वाली वैल्यू A को बेस मान है तो आधार ये हो जाएगा, और ये आपका लंब बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कर्ण वाली भुजा बन जाएगी। तो ये इस तरीके से जब बनेगा तो अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे भाई। तो देखिए आधार की वैल्यू 8 है और लंब की वैल्यू 15 है। अब इसकी सहायता से पाइथागोरस लगा दो, तो हम PT लगा लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। देखिए आप देखिए कर्ण यहाँ पे मिस कर रहा है, और आप देखिए यहाँ पे sin A में भी आपका कर्ण आएगा और sec में भी कर्ण आएगा। तो जब तक आप कर्ण की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर, आधार कितना है AB का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू 8 दी गई है, 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी दी गई, 15 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 8 × 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर करोगे बच्चा, तो ये क्या होता है, ट्रिक होता है। उस ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जब कभी भी कोई डिजिट ऐसा दे दे 15, और 15 का इसमें 15 में 2 बार गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 25। चूंकि यहाँ पे 1 है, 1 से जस्ट बड़ी संख्या क्या होती है, 2, इस 2 का 1 में गुणा कर दीजिए, कितना आने वाला है, ट्रिकी फॉर्म में 225। तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 225। तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 225। आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 9 और 6 2 8, और ये कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। अब जब ये AC स्क्वायर की वैल्यू थी, जब AC की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो √289 आ जाएगा। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, हाँ, ये 17 का जो है स्क्वायर बनेगा। तो ये यहाँ पे इसका जो वर्गमूल निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17। तो AC की वैल्यू कितनी निकल आई, 17। तो देखिए आपका AC का जो मान है वो निकल के आ चुका है, कितना, 17 आ गया, ये आपका 17 आ गया। ठीक,
अब देखिए तीनों वैल्यू आपको यहाँ पे साइड के मान पता हो चुके हैं, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पूछा गया साइन ए, तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है लंब बटा कड़ होता है। तो देखिए ए के अनुसार लंब तो आपका यही है 15 और आपका जो कड़ पूछा गया है, अभी कड़ हम लोगों ने फाइंड आउट किया कितना आ गया 17, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 15/17 आ जाएगा। और दूसरा क्या पूछा गया, सेक ए पूछा गया है, और सेक ए जस्ट किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस, अगर कॉस की फार्मूला आधार बटे कड़ होता है तो सेक क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार हो जाएगा। तो कड़ ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे हो जाएगा। तो कड़ की वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला हुआ था, यह 17 आ गया, और आधार इस ए के अनुसार आधार तो यही हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 17/8। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब बोल दिया गया, सेक की वैल्यू दिया गया है और बाकी बच रहे हैं कितने, 6 में से 5, तो आपसे 5 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू जो दिया गया है, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, जस्ट इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो सेक जस्ट कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कड़ बटे आधार आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ये कड़ आपका 13 बन जाएगा और आधार आपका कितना बन जाएगा 12। इससे आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, आप एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, क्योंकि आप समकोण त्रिभुज लगाते हैं इसमें, और इसमें क्या कह दिया गया, थीटा माना गया, तो आप इसको थीटा मान दीजिए। इसको जो है क्या कर देंगे, आप इसको थीटा बनाएंगे, आप इसको थीटा बना दीजिए, तो आप इसको थीटा बना दीजिए, तो ये आपका थीटा हो गया। अब इस थीटा के अनुसार ये आपका आधार बन जाएगा और ये आपका लंब बन जाएगा और ये आपका कड़ बन जाएगा, और इसका नाम दे दीजिए आप ए, बी और सी, और ये 90 डिग्री क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब उसके बाद कड़ की वैल्यू 13 दिया गया है, यहाँ पे देखो ये कड़ की वैल्यू 13 दिया गया है, आधार कितना 12 सेंटीमीटर। अब जब पाइथागोरस लगाएंगे, आप ट्राई करिएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 13 का स्क्वायर 169 बन जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 बन जाएगा, 169 में से आप 124 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल आप निकालना जानते हैं, तो 25 का, हाँ वेरी गुड, तो ये 5 आपका आ जाएगा। देखिए तीसरी भुजा निकल चुकी है आसानी से। तो आप पाइथागोरस लगाइएगा, और उसके बाद अब जो भी कुछ पूछा गया, 6 त्रिकोणमितीय यानी अन्य पूछा गया, तो अन्य का मतलब क्या हुआ, अन्य का मतलब आप साइन बताइए, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, दूसरा आप कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू बता दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू बता दीजिए, और तीसरा आप जो है टेन की वैल्यू बता दीजिए, यानी टेन थीटा स्पेसिफिक बोला गया है, और चौथा आप जो है कॉसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, कॉसेक थीटा का पूछा गया, और 5वां जो आपका बनेगा वो आपका कॉट थीटा का बनेगा, कॉट थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो भाई साइन थीटा तो वो फार्मूला मैं लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ, हाँ वेरी गुड। लंब बटे क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, तो लंब बटे कड़, लंब की वैल्यू कितनी है 5 और कड़ का मान कितना आ जाएगा 13, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 13, तो ये देखिए 5 बटे 13 इसका आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कड़ होता है, तो आधार कितना है 12 और कड़ का मान 13 है, तो यहाँ पे आंसर जो आपका निकल के आने वाला है 12 बटे 13। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा लंब बटे क्या होता है आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी दी गई 5, आधार का मान कितना दिया गया 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे 12, तो इसका जस्ट आंसर होने वाला है। कॉसेक थीटा आप जानते हैं साइन की सहायता से निकलता है, अगर साइन थीटा 5 बटे 13 है प्यारे बच्चों, तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा 13 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/5 आ जाएगा, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। कॉट थीटा निकलता है टेन की सहायता से, टेन अगर 5/12 है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 12/5 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो पूछा गया था अन्य, वो हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है। तो आई होप, मुझे ये आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम एक आज के सेशन में एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से और होना चाहिए, हाँ एक क्वेश्चन और है जिसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और ये मेरे ख्याल से ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए बोल दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसानी से इसको समझने वाले हैं। देखिए बोला गया कोण ए और कोण बी कैसा है, न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो आप सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। आप यकीन मानिए जितने सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं ऐसे बोर्ड एग्जाम में
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए और बी को न्यून कोण कह दिया गया, तो इसका मतलब आप जो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज लगाते ही हैं, तो समकोण त्रिभुज आप इसमें लगाइए। आप इसमें से समकोण त्रिभुज लगाएंगे तो आप इसमें नाम दे दीजिए। अब इसमें देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ए और बी को न्यून कोण किया है, तो इसका मतलब हो गया सी आपका 90 डिग्री होने वाला है, तो आपका 90 डिग्री हो गया। और आप एक काम करिए, ए को न्यून कोण कर दिए क्योंकि न्यून कोण यहीं पे होता है, और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, बी कोण न्यून कोण हो जाता है। अब देखिए ए और बी न्यून कोण है, तो कॉस ए बताइए, कॉस बी, और आप न्यून कोण जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब क्या करेंगे, तो अब इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, इसी की सहायता से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चों, कॉस ए बराबर कॉस बी, इसको अच्छे से समझते हैं। अब आप देखिए ए के अनुसार, इस ए के अनुसार जब आप, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, ए के अनुसार ये क्या बन जाएगा, आधार, और ये उसके सामने वाली भुजा इधर लंब हो जाएगी। 90 डिग्री वाला तो कर्ण फिक्स होता है ना। तो फिर अब और लेकिन जब बी को बनाओगे, इस बी को जब बनाओगे आधार, इस एंगल को, तो ये हमारा आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, कर्ण तो हमारा फिक्स ही है। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो वही है आपका, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और इधर भी कॉस भी पूछा गया, वही फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन इसमें आधार का मान इंटरचेंज करने वाला है। ए को जो आप मान रहे हो, ए को पहले मानो, ए को इसको मान रहे हो, तो ये हमारा ए हो गया, यानी आधार हो गया, और ये लंब हो गया। तो आप कॉस का फार्मूला लगाइए, तो कॉस के फार्मूले में आधार, आधार का मतलब कौन सी वाली भुजा है, ए सी, तो आपका आधार आ जाएगा ए सी, और कर्ण वाली भुजा कौन सी आ जाएगी, ए बी, तो यहाँ पे कर्ण वाली भुजा आ जाएगी ए बी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कॉस बी, अब कॉस बी में साइड आपका इंटरचेंज करने वाला है। आप देखिए इसमें कॉस बी के अनुसार पूछा जा रहा है, तो कॉस बी के अनुसार अब ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब, और कर्ण तो फिक्स ही है। तो आप देखिए कॉस बी में फार्मूला क्या होता है, आधार, तो आधार कौन सा है, बी सी है, कौन सा है, बी सी है, और आपका जो कर्ण है वो आपका ए बी है, तो कर्ण तो बदल नहीं रहा है। और आप समझिए, जब कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन इस तरीके से मिल जाए, तो आप जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अंश को काटता है, हर को काटता है, न्यूमरेटर को काटेगा, डिनोमिनेटर को काटेगा। अब आप देखिए नीचे क्या सेम है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात तो वही है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ए बी कट गया, इधर ए बी कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या प्यारे बच्चों, ए सी बच गया, और इधर क्या बच गया, बी सी। एक थ्योरम होता है, जब आपके भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर। अब देखिए कौन कौन सी भुजा बराबर करने के लिए बोल रहा है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। आप देखिए ये आपका ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी। जब भाई भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण कौन कौन सा है, ए और बी। इसी वजह से ए सी के अनुसार यहाँ पे आपका कोण आ जाएगा ए, और बी सी के अनुसार आपका कोण आ जाएगा बी। और प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया था। आप चाहिए तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए क्या, जब भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके कोण भी परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। इसी वजह से हम कह पाए थे कि ए सी और बी सी अगर बराबर है तो कोण ए इज इक्वल टू कोण बी बराबर हो जाएगा। यही हमको क्या करना था बच्चों, यही हमको प्रूव्ड करना था। तो देखिए इस तरीके से आपका हम लोगों ने बहुत आसानी से, बहुत साधारण सी भाषा में, बहुत बेसिक से हम लोगों ने शुरुआत करते हुए और इस जो है चैप्टर जो प्रश्नावली 8.1 का जो 6 क्वेश्चन था, उन 6 क्वेश्चन को आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो उत्तर को ज़रूर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ, ताकि बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उनकी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आपको प्रॉपर इस चैनल पर वीडियो इस दी फोटोन क्लासेस के माध्यम से मिलता रहेगा। आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है
आप उसको जो है पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम जो है यहीं पे एंड करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।